कई मुस्लिम महिलाएं भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सक्रिय हिस्सा थीं, जिनमें से कुछ हैदराबाद से उभरी। इस सूची में आबादी बानो बेगम, बीबी अम्तुस्सलाम, बेगम अनीस किदवई, बेगम निशातुन्निसा मोहनी बाजी, जमालुन्निसा, हजारा बीबी इस्माइल, कुलसुम सयानी और सैयद फखरुल हाजिया हसन शामिल हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन अक्सर वे लोग जिनके बारे में पर्याप्त चर्चा नहीं होती, इतिहास के पन्नों में गुम हो जाते हैं। नमस्कार सलाम दोस्तों, मैं जेबा आरजू। आज की कहानी है कुछ बहादुर मुस्लिम महिलाओं की जो देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले पुरुषों को जेल में डाल दिया गया, जबकि महिलाओं ने यह सुनिश्चित किया कि आंदोलन कमजोर न पड़े और देश को वह स्वतंत्रता मिले जिसका आनंद आज देश के अधिकांश निवासी और नागरिक उठा रहे हैं। आबादी बानो बेगम, बीबी अमतुस्सलाम, बेगम अनीस किदवई, बेगम निशातुन्निसा मोहनी बाजी जमालुन्निसा, हजारा बीबी इस्माइल, कुलसुम सयानी और सैयद फखरुल हाजिया हसन उन लोगों में से हैं जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है या सार्वजनिक स्मृति में खो दिया जाता है। आबादी बानो बेगम। आबादी बानो बेगम पहली मुस्लिम महिला थीं जिन्होंने राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया और भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के आंदोलन का भी हिस्सा बनी। आबादी बानो बेगम, जिन्हें गांधी जी भी अम्मा कहते थे, का जन्म 1952 में उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ था। बी अम्मान का विवाह रामपुर राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी अब्दुल अली खान से हुआ था। अपने पति की मृत्यु के बाद बानो ने अपने बच्चों का पालन पोषण खुद ही किया। उनके बेटे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली खिलाफत आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी व्यक्ति बन गए। उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ असहयोग आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बी अम्मा ने अपनी खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद 1917 से 1921 तक सरोजिनी नायडू की गिरफ्तारी के बाद ब्रिटिश रक्षा अधिनियम के विरोध में हर महीने 10 रुपए का दान दिया। 1917 में बानो एनी बेसेंट और उनके बेटों की रिहाई के लिए आंदोलन में भी शामिल हुईं, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर शुरू किए गए उनके स्वशासन आंदोलन को दबाने के असफल प्रयासों के बाद गिरफ्तार कर लिया था। अपने जीवन के अधिकांश समय तक रूढ़िवादी मुस्लिम रहने के बावजूद बी अम्मा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम महिलाओं के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक थी। महिलाओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने उन्हें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के एक सत्र में बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जिसने ब्रिटिश भारत के मुसलमानों पर अमिट छाप छोड़ी। बानो ने खिलाफत आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए धन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह की एक प्रतिष्ठित शख्सियत, बेगम हजरत महल ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अवध के शासक नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम ने अंग्रेजों से कोई भी एहसान या भत्ता लेने से इनकार कर दिया। बेगम ने अपने कमांडर राजा जयलाल सिंह की मदद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बहादुरी से लड़ाई लड़ी। मोहम्मदी खानम, भविष्य की महल, का जन्म 1830 में फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। गुलाम हुसैन उनके पिता हैं। उन्हें साहित्य की शुरुआती समझ थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजमार्गों के लिए जगह बनाने के लिए मस्जिदों और मंदिरों को नष्ट करना उनके विद्रोह के लिए उत्प्रेरक का काम करता था। जब 1956 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर आक्रमण किया और उनके पति अवध के अंतिम नवाब को कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया, तो बेगम ने अपने बेटे बिरजिस कादिर के साथ लखनऊ में ही रहने का निर्णय लिया। 31 मई 1957 को वे स्वतंत्रता की घोषणा करने और अंग्रेजों को शहर से बाहर निकालने के लिए लखनऊ के छावनी मोहल्ले में एकत्र हुए। 7 जुलाई 1857 को बेगम हजरत महल ने अपने बेटे बिरजिस खादिर को अवध का नवाब घोषित किया। उन्होंने 1,80,000 सैनिक जुटाए और नवाब की मां के तौर पर लखनऊ किले का भव्य जीर्णोद्धार करवाया। 7 अप्रैल 1979 को उनकी मृत्यु हो गई। बेगम अनीस किदवई
उत्तर प्रदेश की एक राजनीतिज्ञ और कार्यकर्ता अनीस किदवई ने अपना अधिकांश जीवन नव स्वतंत्र भारत की सेवा, शांति के लिए काम करने और भारत के भयानक विभाजन के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने 1956 से 1962 तक राज्यसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया तथा 2 बार संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। अनीस बेगम किदवई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सक्रिय रही। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बावजूद भारत को देश विभाजन का सामना करना पड़ा। तब तक उनके पति शफी अहमद किदवई की सांप्रदायिक ताकतों द्वारा हत्या कर दी गई थी, क्योंकि वे मुसलमानों और हिंदुओं के बीच सौहार्द को बढ़ावा देने और देश के विभाजन को रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे। अपने पति की मौत से वे बहुत दुखी थीं। इस दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी के परिणाम स्वरूप अपने पति की मृत्यु के बाद वह दिल्ली में महात्मा गांधी से मिलने गईं। देश के विभाजन के परिणामस्वरूप उनके समान पीड़ित महिलाओं को समर्थन और सहायता देने के लिए उन्होंने महात्मा गांधी के निर्देशन में सुभद्रा जोशी, मृदुला साराभाई और अन्य महिला नेताओं के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने पीड़ितों के लिए बचाव शिविर भी शुरू किए और उन्हें हर तरह से सहायता प्रदान की। लोग उन्हें प्यार से अनीस आपा कहते थे। उन्होंने देश के विभाजन के दौरान अपने अनुभवों को अपनी पुस्तक आज़ादी की छाँव में लिखा है। बेगम निशातुन्निसा मोहानी। बेगम निशातुन्निसा मोहानी का जन्म 1984 में अवध, उत्तर प्रदेश में हुआ था और परम स्वतंत्रता की उनकी धारणा को गांधी जी ने अपनाया था। मौलाना हसरत मोहानी से विवाह किया, जो एक दृढ़ स्वतंत्रता योद्धा थे और जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद वाक्यांश को जन्म दिया। ब्रिटिश सत्ता की कट्टर विरोधी बेगम ने मुक्ति संग्राम के तत्कालीन कट्टरपंथी बाल गंगाधर तिलक का समर्थन किया। ब्रिटिश विरोधी लेख प्रकाशित करने के कारण जेल जाने के बाद उन्होंने अपने पति हसरत मोहानी को पत्र लिखकर उनका हौसला बढ़ाया और कहा, आप पर जो जोखिम थोपे गए हैं उनका डटकर सामना करें, मेरी चिंता न करें, आपकी ओर से किसी भी तरह की कमजोरी नहीं आनी चाहिए, सावधान रहें। बाद में जब उनके पति जेल में थे तो उन्होंने उनके दैनिक उर्दू ए मुअल्ला का प्रकाशन संभाला और सरकार के साथ विभिन्न कानूनी विवादों में शामिल रहीं। बाजी जमालुन्निसा, हैदराबाद, तेलंगाना। सशस्त्र संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले बाजी जमालुन्निसा का 22 जुलाई 2016 को 101 वर्ष की आयु में इसी शहर में निधन हो गया। जमालुन्निसा बाजी का जन्म 1915 में हैदराबाद में हुआ था और वे जातीय शांति और स्वतंत्रता के लिए एक प्रमुख वकील थीं। अपने माता पिता द्वारा उदार प्रगतिशील वातावरण में पालन पोषण किए जाने के बाद उन्होंने छोटी उम्र से ही प्रतिबंधित पत्रिका, निगार और प्रगतिशील साहित्य पढ़ना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश राज के एक घटक निजाम शासन की पारंपरिक धार्मिक परंपराओं में पली बड़ी होने के बावजूद उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने अपने ससुराल वालों की आपत्तियों के बावजूद निजाम और ब्रिटिश शासन के दमनकारी शासन के बावजूद स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना जारी रखा। बाद में उनकी मुलाकात मौलाना हजरत मोहानी, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा गढ़ा था और जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम में थंडर बोल्ट के रूप में जाना जाता था, से हुई, जिन्होंने उन्हें देश में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने साम्यवादी रहते हुए शाही सरकार द्वारा गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों को शरण प्रदान की। बुनियादी उच्च शिक्षा की कमी के बावजूद वह उर्दू और अंग्रेजी में पारंगत थीं और उन्होंने साहित्यिक समाजबज में अहबाब की स्थापना की, जिसमें समाजवाद, साम्यवाद और अनुचित रीति रिवाजों पर समूहों में बहस होती थी। उन्हें फर्स्ट लांसर में हजरत सैयद अहमद बदेपाह दरगाह में दफनाया गया है। वह पूर्व विधायक और पयाम डेली के संस्थापक सैयद अख्तर हसन की बहन थीं और उन्हें बाजी के नाम से जाना जाता था। वह मखदूम मोहिउद्दीन की करीबी दोस्त और कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य थीं। बाजी प्रगतिशील लेखक संघ और महिला सहकारी समिति की संस्थापक सदस्य भी थीं। हाजरा बीबी इस्माइल, मोहम्मद इस्माइल साहब की पत्नी हजारा बीबी इस्माइल, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के तेनाली की एक स्वतंत्रता योद्धा थीं। महात्मा गांधी का इस जोड़ी पर काफी प्रभाव था, जिन्होंने खादी अभियान के लिए खुद को समर्पित कर दिया। गुंटूर जिले में उनके पति मोहम्मद इस्माइल ने पहला खादी स्टोर खोला, जिससे उन्हें खादिर इस्माइल उपनाम मिला।
उस समय तेनाली आंध्र क्षेत्र में मुस्लिम लीग का मुख्यालय था, जहां यह विशेष रूप से सक्रिय थी। चूंकि हाजरा और उनके पति गांधी का समर्थन करते थे, इसलिए उन्हें मुस्लिम लीग से भयंकर दुश्मनी का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के कारण अपने पति की बार बार गिरफ्तारी के बावजूद हाजरा बीबी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। कुलसुम सयानी 21 अक्टूबर 1900 साल में गुजरात में कुलसुम सयानी का जन्म हुआ। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कुलसुम और उनके पिता की मुलाकात 1917 में महात्मा गांधी से हुई थी। तब से वह गांधी के मार्ग पर चल रही थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने सामाजिक बदलावों की वकालत की। उन्होंने डॉबिट जान मोहम्मद सयानी से विवाह किया, जो एक प्रसिद्ध मुक्ति सेनानी थे। उन्होंने अपने पति के समर्थन से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कई घटनाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने निरक्षरों के साथ काम करना शुरू किया और चरखा क्लास में शामिल हो गईं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन जागरण अभियानों पर भी उनका महत्वपूर्ण प्रभाव था, जिसने सामाजिक बुराइयों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा की। सयानी का परिचालन मुंबई के उपनगरों और महानगरों तक फैला हुआ था। सैयद फखरुल हाजिया हसन, जिन्होंने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, बल्कि अपने बच्चों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। उनका जन्म इराक से भारत आए एक परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने बच्चों को स्वतंत्रता सेनानी बनाया, जो बाद में हैदराबाद हसन ब्रदर्स के रूप में कुख्यात हो गए। हाजिया ने आमिर हसन से विवाह किया, जो उत्तर प्रदेश से हैदराबाद आकर बस गए थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने हैदराबादी संस्कृति को अपना लिया। उनके पति आमिर हसन हैदराबाद सरकार में वरिष्ठ पद पर थे। उन्हें अपने काम के सिलसिले में कई जगहों पर जाना पड़ता था। अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने भारत में महिलाओं की पीड़ा देखी। उन्होंने लड़कियों के विकास के लिए बहुत प्रयास किए। वह हैदराबाद में रहती थीं, जो ब्रिटिश शासित था। फिर भी वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रहीं, क्योंकि वह मजबूत राष्ट्रीय भावनाओं वाली महिला थीं। महात्मा गांधी की मांग के जवाब में उन्होंने हैदराबाद के ट्रूप बाजार में अपनी आबिद मंजिल में विदेशी कपड़ों को जलाया। उन्होंने असहयोग और खिलाफत आंदोलनों में भाग लिया। वह आजाद हिंद फौज के हर सैनिक को अपना बच्चा मानती थीं। श्रीमती सरोजनी नायडू और फखरुल हाजिया के साथ मिलकर उन्होंने आजाद हिंद फौज के वीरों को रिहा करवाने के लिए काफी प्रयास किए। ये सच्ची कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।